हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शायना गोयल पर। सो फ्रेंड्स, आज हम पीएस टेट का प्रीवियस ईयर पेपर 2016 का डिस्कस करने वाले हैं। सीडीपी का सेक्शन 30 के 30 क्वेश्चन जो इस पेपर में आए हुए हैं वो हम आज आंसर के साथ डिस्कस करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में क्लिक कर दे बेल आइकन पर, ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। देखिए, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सीडीपी के जो टॉपिक्स हैं, हमने सभी टॉपिक्स कवर, हम पूरा सिलेबस कवर कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो आप बेझिझक उसको स्टार्ट कर सकते हैं। पूरी की पूरी जो सीरीज़ है आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। फोल्डर्स प्रॉपर बने हुए हैं, सीडीपी की है या फिर मैथमेटिक्स की है या इंग्लिश पैडागोजी की है, ठीक है, सभी के सभी आपको वेल प्रॉपर फोल्डर्स में मिल जाएंगे। सीक्वेंस वाइज आप उन सभी को देखिए, सेशंस अटेंड कीजिए, क्योंकि वहाँ पर कंटेंट के साथ साथ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करवाए गए हैं, ताकि आपके जो प्रीवियस ईयर पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपको पता लगे और आप खुद से उनको प्रैक्टिस कर पाएँ। सो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, व्हेन अ टीचर इज असेसिंग स्टूडेंट्स इन क्लासरूम विच ऑफ द फॉलोइंग एज एन ऑब्जेक्टिव इज अवॉइडेड कंसिडरिंग इट इज एन ऑथेंटिक टेस्ट। ठीक है, यानी कि इवेल्युएशन के टाइम पर टीचर कौन सी चीज़ को निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो गिव फीडबैक टू स्टूडेंट्स अबाउट द परफॉर्मेंस, ये तो इंपॉर्टेंट टास्क होता है इवेल्युएशन का, तो ये नहीं हो सकता। असेस स्टूडेंट्स हैबिट्स एंड रिपर्टोयर्स, तो हैबिट्स को असेस भी नहीं करना होता। मिनिमाइज नीडलेस एंड डीमोरलाइजिंग कंपैरिजन अमंग स्टूडेंट्स, या फिर स्टूडेंट्स इंडिविजुअल एप्टीट्यूड लर्निंग स्टाइल शुड नॉट बी कंसिडर्ड। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है, क्योंकि बच्चा किस तरह से पढ़ता है, ठीक है, उसका क्या लर्निंग स्टाइल है, बच्चे का एप्टीट्यूड अलग अलग होता है, तो ये चीज़ें कंसिडर नहीं की जाती। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, whenever you are making a multiple choice question, wrong answer are offered as choices with the correct answer। ठीक है, हमारी 3 ऑप्शंस जो हैं रॉन्ग होती हैं, एक ही ऑप्शन सही होती है। तो जो रॉन्ग आंसर्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है डिस्ट्रैक्टर्स। ऑप्शन ए क्या है करेक्ट आंसर, क्योंकि वो चीज़ें मिलते जुलते आंसर के साथ हमें दी जाती हैं ताकि बच्चे कंफ्यूज हो सके, उनका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो सके, यानी कि उनका जो मेंटल स्टेटस है ना उस चीज़ को सोचने का, वो कंफ्यूज कर दे बच्चे को कि शायद आंसर दूसरा हो, तो उसको डिस्ट्रैक्टर्स कहा जाता है। सो ऑप्शन ए क्या है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द बेसिक आइडिया ऑफ इंक्वायरी लर्निंग इन्वॉल्व्स फॉलोइंग एलिमेंट्स। किसी बारे पुੱਛ के पढ़न वाली जानकारी ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ तत्तां विच जुड़िया है। ठीक है, तो फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस तो है ही है, हमें पता है कि सबसे पहले हम हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है, डेटा कलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, फिर हम उस पर जो है अपने विचार विमर्श जो होते हैं, फिर उस पर जो रिफ्लेक्शन होती है, ठीक है, ओरिजिनल प्रॉब्लम पर, वो होती है। यानी कि ऑप्शन डी क्या है यहाँ पर करेक्ट आंसर। सबसे पहले है फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस, देन इज कलेक्ट ड्रॉ, देन ड्रॉ कंक्लूजन, ठीक है, एंड देन फाइनल इज रिफ्लेक्ट ऑन ओरिजिनल प्रॉब्लम, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, this stage is the time of sexual reawakening. The source of sexual pleasure now becomes someone outside the family. The state in Freud psychosexual theory is, जो साइकोसेक्सुअल थ्योरी फ्रूइड की थी उसमें ये स्टेज को कौन सी स्टेज बताया गया है, दैट इज द लेटेंसी स्टेज। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट एंड डिजाइन ऑफ द फर्स्ट यूजफुल इंडिविजुअल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस इज। सबसे पहला जो यूजफुल इंडिविजुअल इंटेलिजेंस का टेस्ट था वो किसने कौन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, दैट इज एल्फ्रेड बिनेट। ठीक है, ऑप्शन सी क्या है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, स्पेशल मटेरियल इक्विपमेंट एंड स्ट्रेटजीज दैट स्पेसिफिकली हेल्प स्टूडेंट्स विद लो विजन टू फंक्शन इन रेगुलर क्लासरूम इंक्लूड। यानी कि जो स्पेशल मटेरियल चाहिए उन बच्चों के लिए जिनको देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है क्लासरूम में, वो क्या होना चाहिए मटेरियल, लार्ज प्रिंट टाइपराइटर, या फिर यूज़ ऑफ साइन लैंग्वेज, या फिर फिंगर स्पेलिंग, या फिर यूज़ विजुअल क्लूज एज ऑफन एज पॉसिबल। तो इसका आंसर क्या है, लार्ज प्रिंट टाइपराइटर।
क्योंकि जिन बच्चों को देखने में थोड़ी प्रॉब्लम है ना, तो वहाँ पर जो भी इक्विपमेंट यूज़ हो रहा है वो इस तरह का हो कि जो प्रिंट का साइज़ निकल के आ रहा है ना बच्चों के लिए वो लार्ज साइज़ का हो, ताकि उनको बड़े अक्षर देखने में ईजी हो जाएंगे। सो ऑप्शन ए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। Then question number 7, which of the following is not directly associated with policy for inclusion? अब inclusion की पॉलिसी क्या है? समावेशी शिक्षा की सभी बच्चों को एक ही क्लास में बैठने का अधिकार है। तो इसकी ऑप्शन सही क्या है? ये है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योंकि देखिए बाकी सभी तो है इंक्लूजन के साथ रिलेटेड, लेकिन क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? ये एक यूनाइटेड नेशंस के द्वारा बनाया गया है जो क्लाइमेट के साथ डील करता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो क्योटो प्रोटोकॉल इज नॉट रिलेटेड टू एजुकेशन एंड इज नॉट रिलेटेड टू इंक्लूजन। सो ऑप्शन बी क्या है करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, A dash is an inborn automatic response to a particular form of stimulation. हम कहते हैं कि रिफ्लेक्स एक्शंस ऐसे एक्शंस होते हैं जो बच्चा इमीडिएट रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। कोई भी स्टिमुलेशन होती है तो इमीडिएट रिस्पॉन्स करना विदाउट नोइंग द रीज़न, ठीक है। एकदम से जैसे हमारी आंख में हम कहते हैं ना कि थोड़ा मॉस्किटो अगर चला जाए, एकदम से हम अपनी आंख को मसलना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर एकदम से हमारे कहीं चींटी काट ले तो हम उस जगह को रब करना स्टार्ट कर देते हैं। वो एक्शन क्या है? वो होता है रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है, जो हम इमीडिएट करते हैं विदाउट नोइंग, ठीक है, मतलब प्री प्लानिंग के बिना। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? इन डैश कंडीशनिंग इन्फेंट्स एक्ट और ऑपरेट ऑन द एनवायरमेंट एंड स्टिमुलाई दैट फॉलो देयर बिहेवियर चेंज द प्रोबेबिलिटी दैट द बिहेवियर विल अकर अगेन। कौन सी कंडीशनिंग में ऐसा होता है? ये होता है ऑपरेंट कंडीशनिंग में, ठीक है। हमने ये कंडीशनिंग की थ्योरीज की हुई हैं। सो ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन ए। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टू मेजर फीचर्स ऑफ पियाजेस फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज ऑफ कॉग्निटिव थ्योरी। अब पियाजे की थ्योरी तो है जी सबकी फेवरेट, तो यहाँ पर जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है यानी कि बिल्कुल 4th स्टेज जो है, वहाँ पर क्या मेन चीज़ है? दैट इज हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग एंड प्रोपोजिशनल थॉट। हमने कहा है ना कि बच्चे लॉजिकल रीजनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, तर्क करना स्टार्ट कर देते हैं, व्हाट इफ हाउ, बड़े हो जाते हैं बच्चे, एडोलसेंट स्टेज में होते हैं। तो ऑप्शन ए क्या है इसका करेक्ट आंसर। पियाजे, वाइगोस्की एंड कोलबर्ग की जो मैराथन है उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी आप ज़रूर देखिए। उसमें हमने ये सारी चीज़ें जो है ना पियाजे की हैं, वाइगोस्की के रिलेटेड हैं, या फिर कोलबर्ग के रिलेटेड है, मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी है उनकी कोलबर्ग की, वो हम डिटेल में बहुत अच्छे से हमने की है, और तीनों की तीनों थ्योरीज आपको एक ही सेशन में मिल जाएंगी। सो वो आप डेफिनेटली अटेंड कीजिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ टैक्टिस फॉर लर्निंग वर्बल इंफॉर्मेशन। टैक्टिस फॉर लर्निंग वर्बल इंफॉर्मेशन यानी कि जो चीज़ बोलकर पढ़ाई जाती है उनके लिए बेस्ट एग्जाम्पल कौन सी नहीं है, ठीक है। देखिए ऑप्शंस क्या है? अटेंशन फोकसिंग बाय मेकिंग आउटलाइंस या फिर अंडरलाइनिंग, ये इंपॉर्टेंट है। स्कीमा बिल्डिंग बाय स्टोरी ग्रामर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। देन आइडिया इलेबोरेशन बाय सेल्फ क्वेश्चनिंग एंड इमेजिनरी। लेकिन हमारा जो आंसर है दैट इज पैटर्न लर्निंग, क्योंकि वर्बल में पैटर्न कहाँ से आ गया? पैटर्न तो हम ड्रॉ करते हैं ना, वर्बल इंफॉर्मेशन में पैटर्न लर्निंग बाय हाइपोथेसाइजिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये उसकी एग्जाम्पल नहीं है। सो ऑप्शन डी क्या है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन 12 की तरफ। डैश इज जनरली नॉट एसोसिएटेड विद कंस्ट्रक्टिविज्म। कौन सी चीज़ है जो कंस्ट्रक्टिविज्म के साथ रिलेटेड नहीं है? दैट इज क्लासिकल कंडीशनिंग। अब ये सारी चीज़ें वाइगोस्की की थ्योरी, ये तो कंस्ट्रक्टिविस्ट ही है वाइगोस्की। इक्विलिब्रेशन किसने बताया है हमें? पियाजे ने। पियाजे क्या है? कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। सेल्फ अवेयरनेस ये भी किसके साथ आती है? कंस्ट्रक्टिविज्म के साथ। तो क्लासिकल कंडीशनिंग इज द करेक्ट आंसर हियर। Now question number 13, the ability to think about language as a system is। लैंग्वेज को एक सिस्टम की तरह सोचने की एबिलिटी, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहेंगे मेटालिंग्विस्टिक अवेयरनेस, ठीक है। क्या कहेंगे इसको? ऑप्शन डी दैट इज बहुभाषी जागृति। देन क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, मास्टरी ओरिएंटेड स्टूडेंट्स टेंड टू वैल्यू अचीवमेंट एंड सी एबिलिटी एज इम्प्रूवेबल, सो दे फोकस ऑन। किस पर फोकस करेंगे? वो फोकस करेंगे मास्टरी गोल्स इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर स्किल्स एंड एबिलिटी, ताकि वो अपने स्किल्स को इंक्रीज कर सके, ठीक है। उनकी जो एबिलिटीज़ हैं उसको और ज़्यादा
वो फोकस कर पाएँ, उनको और ज़्यादा एनहांस कर पाएँ, इस चीज़ पर वो फोकस करेंगे। ठीक है, सो ऑप्शन बी क्या है हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, देखिए, वाइल एजर्टिंग creativity of an individual according to Torrance on a graphic test paper used to assess creativity among individual, an individual might be given 30 semicircles and asked to create 30 different drawings। एक बच्चे को हो सकता है 30 semicircles दे दिए गए और उसको बोला कि 30 different drawings बनाओ। Another task में क्या हुआ, one may be asked to make a toy more fun to play with। Responses to all these tasks would be scored for 3 aspects of divergent thinking। तो पूरे क्वेश्चन का निचोड़ क्या है कि जो आपको ऊपर की सिचुएशन दी हुई है, ठीक है, ग्राफिक टेस्ट की, तो वहां पर अगर हम डाइवर्जेंट थिंकिंग को फोकस करें तो 3 एस्पेक्ट्स कौन से होंगे जिसके बिहाफ पर हम इनके रिस्पॉन्सेज को स्कोर करेंगे। सो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, दैट इज ओरिजिनलिटी, फ्लुएंसी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अब देखिए टॉरेंस और उसके एसोसिएट्स ने यही जो टेस्ट है थाउजेंड्स ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स पर किया था, तो उनका जो रिस्पॉन्सेज थे ना, उन्होंने इन्हीं 3 टास्क पर उनको इवेलुएट किया था, वुड बी स्कोर्ड, यानी कि स्कोर उनको इन्हीं 3 टास्क पर दिया था, दैट इज ओरिजिनलिटी, फ्लुएंसी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16, अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की थ्योरी द प्रोसेस वेयर बाय 2 पार्टिसिपेंट हु बिगिन अ टास्क विद डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग अराइव्ड एट अ शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग इज नोन एज, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे इंटर सब्जेक्टिविटी। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पर कोलबर्ग के बारे में बात की गई है। अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोलबर्ग, चिल्ड्रन कैनॉट मेंटेन द कॉन्स्टेंसी ऑफ देयर जेंडर, दे अटेन दिस अंडरस्टैंडिंग ओनली ग्रेजुअली मूविंग थ्रू द फॉलोइंग स्टेजेस। तो कौन सी स्टेजेस हैं, वो हैं आपके सामने जेंडर लेबलिंग, देन इज जेंडर स्टेबिलिटी एंड देन इज जेंडर कंसिस्टेंसी। ठीक है, सो ऑप्शन सी क्या है आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18, देयर आर 2 टाइप्स, बेसिक टाइप्स ऑफ इंटरमिटेंट री-इन्फोर्समेंट शेड्यूल्स। तो 2 ऐसी टाइप्स हैं जो इंटरमिटेंट री-इन्फोर्समेंट शेड्यूल्स हैं, और वो क्या है, दैट इज इंटरवल शेड्यूल एंड रेशो शेड्यूल। तो ये दोनों नाम भी आपको याद होने चाहिए, बहुत कम बच्चों को ये चीज़ पता होती है। देन क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, personal factors, the physical and social environment and behavior all influence and are influenced by each other। बंडूरा calls this interaction of forces as, देखिए हमने बंडूरा की थ्योरी की थी कंप्लीट, तो इस इंट्रैक्शन ऑफ फोर्सेस को बेसिकली बंडूरा क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि दिस इज रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म। ठीक है, रेसिप्रोकल मीन्स जो वापस हमारे ऊपर ही आता है, तो रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म। देन क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, नेक्स्ट, द टीचर वॉन्ट्स टू नो अबाउट द लेवल ऑफ अकम्पलिशमेंट अटेन्ड इन हर सब्जेक्ट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सेशन और टर्म। एक टीचर जानना चाहती है कि बच्चों ने क्या अकम्पलिश किया है जब उसने अपना सेशन कंप्लीट कर दिया ना, अपनी टर्म कंप्लीट कर दी, वो उन बच्चों की अकम्पलिशमेंट को जानना चाहती है। शी टेक्स अ टेस्ट टू कंप्लीट दिस ऑब्जेक्टिव, द टाइप ऑफ टेस्ट असेसमेंट शी इज डूइंग इज टिपिकली, अगर इस के लिए वो कोई असेसमेंट करती है वो क्या है टिपिकली, दैट इज सबमेटिव असेसमेंट। अब देखिए सबमेटिव असेसमेंट क्यों है, इन्होंने वर्ड यूज किया है सेशन या फिर टर्म। ठीक है, अकम्पलिशमेंट किसी की चेक करना चाहते हैं एक सेशन के बाद या फिर एक टर्म के बाद, वो कौन सी होती है, सबमेटिव असेसमेंट, जो मैंने बताया था आपको कि 6 महीने बाद हम कहते हैं कि हमारी टर्म या फिर हमारा सेशन कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि सेमेस्टर सिस्टम हो गया। ठीक है, सो ऑप्शन सी क्या है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए 21, a very pleasant student who seems to work hard and creates little problem may be given the benefit of doubt, higher grade than deserved, whereas a very troubling student who creates trouble in class may be given a lower grade। this is an example of, अब देखिए जो क्लास का बहुत अच्छा बच्चा ना, हम कहते हैं कि टीचर्स पार्शियलिटी कर देते हैं, तो जो बच्चे अच्छे होते हैं उनको नेचुरली नंबर थोड़ा ज़्यादा ही दे देते हैं, और जो क्लास में मिसबिहेव करते हैं या फिर नॉटी होते हैं उनको ग्रेड कम टीचर देते हैं। इस चीज़ को, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेलो इफेक्ट, यानी कि योग्यता दा प्रभाव, हेलो इफेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल रीजनिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। कोलबर्ग ने जो थ्योरी दी है हमें मॉरल डेवलपमेंट की, ठीक है, उनमें देखिए हमें 3 लेवल्स दिए हैं, 3 लेवल्स में हर लेवल में फर्दर 2-2 स्टेजेस होती हैं, तो कौन सी सही मैच हुई है वो हमने यहाँ पर देखना है।
सो ऑप्शन बी, यानी कि कन्वेंशनल मॉरल रीजनिंग में क्या होता है, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन के बारे में बात की जाती है, जहां बच्चे लॉ एंड ऑर्डर को सही मानकर उसके रिलेटेड अपना जो मॉरल डिसीजन है, राइट और रॉन्ग को चूज करते हैं। यहाँ पे इन्होंने हेन्स की स्टोरी सुनाई थी ना कोलबर्ग की थ्योरी में। हेन्स की जो वाइफ है वो काफ़ी बीमार थी, केमिस्ट से उसको मेडिसिन लेनी थी, लेकिन केमिस्ट ने बहुत ज़्यादा चार्ज किया, तो वो हेन्स की थ्योरी कोलबर्ग की थ्योरी में ही आती है, मॉरल रीजनिंग की थ्योरी में, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज यू शुड एसोसिएट विद कल्चरली रेलिवेंट टीचिंग। अगर हम कल्चरली रेलिवेंट टीचिंग के साथ देखना चाहते हैं तो कौन सी स्ट्रैटेजी हम फॉलो करेंगे, स्ट्रैटेजी, ठीक है, तो वो है एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट ग्रुपिंग अरेंजमेंट्स टू एनकरेज सोशल हार्मोनी एंड कॉपरेशन। जब कल्चरल की बात कर ली, क्लास में देखिए डाइवर्सिटी ऑफ स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर से आते हैं, तो सभी के कल्चर को मद्देनजर रखते हुए अरेंजमेंट ऐसा किया जाना चाहिए ताकि सोशल हार्मोनी को एनकरेज किया जाए, कॉपरेशन को एनकरेज किया जाए। ऐसे नहीं है कि हर बच्चे के कल्चर के अकॉर्डिंग सभी को अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया, मिलकर उनको कंबाइन करके बांटो ताकि सभी को कॉपरेशन के साथ रहना सीखना आना चाहिए। सो ऑप्शन सी क्या है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24, अकॉर्डिंग टू रेंजुई एंड रीस फॉलोइंग सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी एसोसिएटेड विद पीपल हु आर गिफ्टेड, हु आर परसिस्टेंट, ठीक है, विद हाई मोटिवेशन एंड क्रिएटिविटी। यानी कि रेंजुई और रीस ने क्या कहा था कि पीपल हु आर गिफ्टेड विद परसिस्टेंट विद हाई मोटिवेशन एंड क्रिएटिव, ठीक है, ये ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ पोजीशन पेपर ऑन एजुकेशन ऑफ स्पेशल नीड्स फॉलोइंग can be directly associated with benefits of inclusion for students। क्या आएगी इसकी करेक्ट ऑप्शन बताइए। Spending the school day alongside classmates who do not have disabilities provides many opportunities for school interaction that would not be available in segregated settings। तो NCF भी क्या है, इंक्लूजन की बात करता है कि सभी बच्चों को इंक्लूजन एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, ठीक है, सभी उन बच्चों के साथ बैठे जिनको डिसेबिलिटी नहीं है, लेकिन सिस्टम उसके लिए एफर्ट्स करे, यानी कि सिस्टम अपनी चेंजेस करे, इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंजेस करे ताकि सभी बच्चे उसी सेटिंग में अच्छे से पढ़ पाएं, सभी फैसिलिटीज उनको मिले जो उनको कहाँ नहीं मिलने वाली थी, सेग्रीगेटेड सेटिंग्स में, यानी कि अगर उनको अलग पढ़ाया जाता ना वो फैसिलिटीज उनको शायद नहीं मिलती। तो इंक्लूजन क्लास में इंक्लूसिव फैसिलिटीज बच्चों को मिलनी चाहिए ताकि सभी की लर्निंग बेटर हो सके, चाहे वो डिसेबिलिटी वाला स्टूडेंट है या फिर वो डिसेबिलिटी वाला नहीं है, नॉर्मल चाइल्ड है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 26, इन वन ऑफ द स्टडीज डिजाइंड बाय Eleanor Gibson and Richard Walk, they designed visual cliff for children. It showed that babies are able to judge distance of objects from one another and from themselves. This ability, which helped them for understanding the layout of environment and for guiding motor activity, is termed as। अब रिचर्ड वॉक और गिब्सन ने क्या कहा था कि उन्होंने एक विजुअल क्लिफ बनाया था बच्चों के लिए, जो क्या बताता था कि जो बेबीज होते हैं ना, छोटे बच्चे होते हैं, वो जज कर सकते हैं कि उनमें और दूसरी चीज़ों में कितना डिस्टेंस है, ठीक है। उनकी इस एबिलिटी, इस मोटर एक्टिविटी को उन्होंने क्या नाम दिया था, क्या टर्म दी थी, दैट इज डेप्थ परसेप्शन। क्या टर्म दी थी उन्होंने, डेप्थ परसेप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, a preschool child after seeing a zebra at the zoo calls out horse, which of the following processes he is using। अब देखिए जो छोटा बच्चा है प्री स्कूल का, यानी कि जो बच्चे क्रच में जाते हैं, प्री स्कूल में होते हैं 3-4 साल का बच्चा या फिर उससे भी छोटा हम कह सकते हैं, 3 साल से छोटा जो बच्चा है जू में जाता है और जेब्रा को देखता है, लेकिन उसने जेब्रा पहले देखा नहीं हुआ, लेकिन बच्चे को हॉर्स पता है, तो उसने एकदम से बोल दिया कि हॉर्स। तो बच्चा कौन से प्रोसेस को यूज कर रहा है यहाँ पर, वो यूज कर रहा है एसिमिलेशन को। एकोमोडेशन क्या होगी कि उसको पता लग गया कि ये हॉर्स नहीं है, ये क्या है, एक जेब्रा है। एसिमिलेशन को उसने यूज किया है, यानी कि उसने हॉर्स बोलकर ये सोचा कि जो जेब्रा है उसका स्ट्रक्चर जो है, उसकी हाइट है वो, ठीक है, हॉर्स जैसी होती है, उसको लगा कि ये हॉर्स ही है, ठीक है, उसने ये प्रोसेस यूज किया। लेकिन जब उसको करेक्ट किया जाएगा, ठीक है, उसको बताया जाएगा कि ये बेटा हॉर्स नहीं है, जेब्रा की ये ब्लैक एंड व्हाइट लाइंस होती हैं, इसको जेब्रा बोलते हैं,
तो फिर वो क्या होगी, उसकी एकोमोडेशन होगी। ठीक है, पता लग गया डिफरेंस एसिमिलेशन और एकोमोडेशन में। सो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या है, एसिमिलेशन, कुल मिल जाना। देन क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, चिल्ड्रन एक्वायर सिलेक्टिव अडेप्टेबल अटेंशन विद द हेल्प ऑफ गेन्स इन टू कंपोनेंट्स ऑफ एग्जीक्यूटिव फंक्शन विच आर, इसकी करेक्ट ऑप्शन क्या है, दैट इज इनहिबिशन एंड अटेंशन स्ट्रेटजीज, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, if a child is able to draw conclusions by applying rules or principles logically, moving from a general rule or principle to a specific solution, यानी कि जनरल से स्पेसिफिक की तरफ वो मूव ऑन कर रहा है, we would say that the child is able to apply deductive reasoning, क्योंकि डिडक्टिव रीजनिंग में हम क्या कहते हैं कि रूल से एग्जाम्पल की तरफ बढ़ना, ठीक है, अननोन से नोन की तरफ बढ़ना, यही तो डिडक्टिव रीजनिंग कहती है ना। तो ऑप्शन ए क्या है करेक्ट आंसर। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कोलबर्ग स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। हमें पता है कोलबर्ग ने 3 जो हैं लेवल्स दिए हैं मॉरल डेवलपमेंट के। वो फर्स्ट क्या है, प्री कन्वेंशनल, सेकंड क्या है कन्वेंशनल, और थर्ड क्या है पोस्ट कन्वेंशनल। ये नियो कन्वेंशनल पता नहीं क्या इन्होंने लिख दिया है, लेकिन ये हमारा डिस्ट्रैक्टर नहीं है क्योंकि हमें कोलबर्ग की थ्योरी बहुत अच्छे से आती है। ठीक है, सो ऑप्शन डी क्या हो गया यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर। और फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा ये सेशन भी होता है कंप्लीट। और देखिए इसके प्रीवियस जो 2 पेपर्स हैं ना वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो आपको इसके डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा। मैंने अलग से पीएस टेट के जो प्रीवियस पेपर्स हैं इसकी एक प्लेलिस्ट बना दी है, फोल्डर है, वहाँ से आप सारे के सारे अपने अटेंड कर सकते हैं, उनके आंसर्स देख सकते हैं, सभी क्वेश्चंस आप प्रिपेयर कीजिए क्योंकि यही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो प्रीवियस पेपर्स के होते हैं ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स वीडियो हेल्पफुल रही हो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन कीप वॉचिंग।